हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। हम थे यूनिट 2 जीएसटी के। बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में पढ़े हम लोग, और आज का क्लास भी हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ रिमेनिंग डेफिनेशंस है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है जो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन जो भी सामान यूज करता है या जो भी सर्विसेज यूज करता है उसको बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। इन रिलेशन टू अ पर्सन सेल मींस रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी हम सामान को रिसीव किए, गुड्स और सर्विसेज, और बोथ वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मींस, विथ और विदाउट कंसिडरेशन, भले उसमें हम कंसिडरेशन पे करें या ना करें। तो जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं जो भी सामान खरीदूंगा, जो भी सर्विसेज यूज करूंगा, चाहे फ्री में करूं, चाहे किसी को पैसा देकर करूं, चाहे परचेज करूं, चाहे किसी को एक्वायर कर लूं। मान लो कोई टीचर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैं एक्वायर कर लिया हमारे यहाँ पर कोई सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, तो ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाई है। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई का मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजंक्शन विच ईच द अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस whether where such supply does not constitute a composite supply। देखो मिक्स सप्लाई क्या होता है, समझो मिक्स सप्लाई क्या होता है। दो या दो से ज्यादा सामान हम एक साथ बेच रहे हैं। जैसे मैं एसी बेचा, एसी के साथ स्टेबलाइजर बेचता हूं। एसी और स्टेबलाइजर दो अलग अलग कंपोनेंट्स है, दो अलग अलग चीजें, दोनों को अलग अलग बेचा जाता है, लेकिन मैं जानबूझकर क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और एक साथ बेच रहा हूं। एसी प्लस स्टेबलाइजर एट 40,000 रुपीज। उसमें क्लियर कट है, दोनों सामान अलग अलग है। मतलब दोनों, मान लो एसी का प्राइस है 35,000 और स्टेबलाइजर का प्राइस है 6,000, टोटल 41,000 हो रहा है। मैं दोनों को मिलाकर 40,000 पे बेच रहा हूं। बहुत सारे दुकान वाले ऐसे करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ बेचते हैं। तो ये है हमारा मिक्स सप्लाई। जब दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दो अलग अलग, मतलब मार्केट में ऐसा प्रैक्टिस ही नहीं है कि उसको एक साथ बेचा जाता है, वो जनरली अलग अलग बेचा जाता है, लेकिन मैं उसे मिलाकर बेच रहा हूं, उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नाम में लिखा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो नॉन रेसिडेंट है, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है और लेकिन वो एक टैक्सेबल पर्सन है। इसका क्लियर डेफिनेशन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों हम लोग यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिक्स सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है। Non-resident taxable person means a person who occasionally undertake transaction involving supply of goods or services, whether as a principal or agent in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। जो इंडिया से बाहर का है, फिक्स प्लेस नहीं है उसका बिजनेस का इंडिया में, लेकिन वो कभी कभार इंडिया में बिजनेस करता है, उस इंसान को बोलते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। नॉन टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन बोलो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है वो सप्लाई जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नॉट लिवाइबल टू टैक्स अंडर द एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब जो हम बेच रहे हैं, बेचने पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। जो गुड्स या सर्विस हम बेच रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं, उस पे जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मींस अ टैक्स चार्जेबल अंडर द एक्ट of taxable supply of goods or service or both made by him or by his agent but exclude tax payable him on reverse charge basis। नेक्स्ट है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो सामान हम दे रहे हैं, बेच रहे हैं। मेरा बिजनेस है टीचिंग का, जो मैं टीचिंग कर रहा हूं, जो मैं तुमको कोर्सेज दे रहा हूं, ये है आउटवर्ड सप्लाई। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं लोगों का रिटर्न फाइल करता हूं, जो मैं रिटर्न फाइलिंग का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये है आउटवर्ड सप्लाई। मेरा गुड्स का, मेरा दुकान है, किराना शॉप है, मैं जो बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी बेच रहा हूं, ये है आउटवर्ड सप्लाई। जो भी सामान बिजनेस वाला किसी को देता है, मतलब बेचता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटवर्ड सप्लाई। उस पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट टैक्स। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हम जहां पर बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस। मेरा दुकान प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब जिस लोकेशन पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है, यह देखो ध्यान से। Place of business includes a place from where a business is ordinarily carried on and includes a warehouse, उसमें warehouse भी आ जाएगा, गोडाउन और any other place
वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स हिज गुड्स, मतलब मेरा जितना भी स्टोरेज है, मतलब जितना भी गोडाउन है, फैक्ट्री है, सब कुछ मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है। सप्लाइज और रिसीव्स गुड्स और सर्विस और बोथ, बी अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक, जहां पर मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखता हूं। मान लो मैं एक ऑफिस किया हूं छोटा सा कहीं दूर पर, जहां पर मेरा अकाउंटेंट बैठता है और हिसाब किताब करता है, तो वो जो छोटा सा ऑफिस है वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर में कैलकुलेट होगा। तो प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब वो दुकान हो गया, फैक्ट्री हो गया, गोडाउन हो गया, एक ऐसा लोकेशन मेरा ऑफिस हो गया जहां पर मैं हिसाब किताब करता हूं, जितना भी ऐसा लोकेशन है वो सब मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर में आ जाएगा। सी अ प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन एंगेजेस बिजनेस थ्रू अ एजेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। नेक्स्ट, क्या ब्रांच ऑफिस भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? यस। एक ऐसा बिजनेस, एक दुकान है जहां पर मैं स्टाफ को बैठाता हूं, मैं खुद नहीं जाता कभी, मेरे स्टाफ बैठते हैं, क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? यस, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर हम गुड्स को सप्लाई करेंगे, सर्विस को सप्लाई करेंगे, गुड्स को सप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। मींस अ प्लेस ऑफ सप्लाई एज रेफर टू इन चैप्टर, मतलब जहां पर हम गुड्स सर्विस को सप्लाई करेंगे उस लोकेशन को बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, एक जैसे जीएसटी का जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, मान लो मेरा 3 ठो फैक्ट्री है, 2 ठो गोडाउन है, एक ऑफिस, मेरा मेन ट्रांजैक्शन हिसाब किताब ऑफिस से होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमें दिखाना पड़ता है, कोई एक लोकेशन को हम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाएंगे, बाकी सब हमारा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। है प्लेस ऑफ बिजनेस, सब कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन उसमें से एक जगह को हमको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना पड़ेगा, जहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से सारा कम्युनिकेशन आएगा। मुझे मान लो कोई नोटिस आ रहा है, चिट्ठी आ रहा है, तो वो सब कुछ उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा। अगर मेरा 10 लोकेशन है तो क्या वो लोग 10 बार इशू करेंगे नोटिस? नहीं, वो लोग सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे नोटिस को भेज देंगे। मींस अ प्लेस बिजनेस स्पेसिफाइड एज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम सभी प्लेस ऑफ बिजनेस में से कोई एक जगह को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चूज करते हैं, और जिस लोकेशन को चूज करेंगे वो हमारा बनेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सप्लाई। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो हम एक प्रिंसिपल कंपोनेंट को ऐड करते हैं। जैसे मान लो मैं टीचिंग करता हूं, ठीक है, मैं कोर्सेस बेच रहा हूं, साथ में मैं क्या किया, नोट्स भी बेच दिया। क्या नोट्स बेचना मेरा काम था? या साथ में एक काम किया, मैं एक साइड में वीडियो गेम लगा लिया, और जो क्लासेस के बीच में बच्चे वेट करते हैं, वो बीच में बच्चों को वीडियो गेम खिलाकर 50-50 रुपए कमा लिए। क्या वीडियो गेम बेचना मेरा बिजनेस था? नहीं। मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या था? मेरा प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? टीचिंग सर्विस। दिस इज माय प्रिंसिपल सप्लाई। ये सब जो साथ में मैं एक्स्ट्रा काम अगर कुछ करता हूं तो दिस आर माय एडिशनल सप्लाईज। ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट of composite supply and to which any other supply forming part of composite or ancillary। जैसे एक और एग्जांपल दो, AC प्लस इंस्टॉलेशन। क्या इंस्टॉलेशन करना मेरा काम था? नहीं, लेकिन मैं AC को बेचने के चक्कर में इंस्टॉलेशन भी करके दे रहा हूं, है ना। क्या इंस्टॉलेशन मेरा बिजनेस है? नहीं, मेरा बिजनेस है AC बेचना। प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है? AC बेचना। एडिशनल बिजनेस क्या है? AC को इंस्टॉल करना। बात समझ में आया? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एक मेन कंपोनेंट होता है, बाकी सब उसके साथ एडिशनल कंपोनेंट होते हैं। रिसिपिएंट, हु इज द रिसिपिएंट? जो गुड्स या सर्विस को का मजा लेगा, जो गुड्स एंड सर्विस को यूज करेगा, जो गुड्स एंड सर्विस को रिसीव करेगा, वो बनेगा रिसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब हो गया, ये इंपॉर्टेंट है रेसिपिएंट का डेफिनेशन। और क्या क्या था ऊपर? प्रिंसिपल सप्लाई इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आ जाओ यहाँ पे, रेसिपिएंट का मतलब रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मींस कौन कौन आएगा रेसिपिएंट के अंदर? वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन, जो पैसा देगा। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और टू हुम द गुड्स और सर्विस आर डिलीवर, जब हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, फोकट का सर्विस है तो डिलीवर जहां पर किए। Where no consideration is payable for the goods or service and the person to whom the service is rendered and any reference to any person whom the supply is made shall be constitute the reference of the recipient। बस तुम दो चीज याद रखो, अगर पैसा मिलने वाला है तो जिससे पैसा मिलेगा वो है रेसिपिएंट, अगर पैसा नहीं मिलने वाला है तो जो गुड्स एंड सर्विस का मजा लिया है वो बनेगा हमारा रेसिपिएंट। ठीक है, बाकी सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो आदमी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में रजिस्टर्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट आता है रिवर्स चार्ज।
कोई कोई गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। जनरली टैक्स कौन देता है? दुकानदार गवर्नमेंट को देता है ना। अगर मैं तुम्हें सामान बेचता हूं तो टैक्स कौन देगा? तुमसे मैं लूंगा लेकिन मैं गवर्नमेंट को दूंगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, तुम अगर मेरे से सामान खरीदे हो तो तुम खरीदोगे, तुम कस्टमर हो और तुम गवर्नमेंट को ले जाकर टैक्स दोगे। ऐसा भी होता है कोई कोई गुड्स एंड सर्विसेज में। कब होता है? जहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट, जो गुड्स एंड सर्विस को रिसीव कर रहा है वो टैक्स देगा, ना कि जो दे रहा है वो टैक्स देगा। ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर सेक्शन दिस ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। बस इतना याद रखो, रिवर्स चार्ज वो होता है जब रिसिपिएंट टैक्स देता है तब बनता है रिवर्स चार्ज। क्या हमेशा रिसिपिएंट देता है? नहीं, कोई कोई स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है उसी पे रिसिपिएंट टैक्स देता है, बाकी पे नहीं देता। सर कब पढ़ेंगे हम लोग ये? यूनिट 3 में सारा डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट, सर्विस। व्हाट इज सर्विस? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम एनी फॉर्म, करेंसी डोमिनेशन और एनी, कोई भी प्रकार का सर्विस एक्सेप्ट गुड्स अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज बट इंक्लूड, बस इतना लिखना, ऑल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग दिस। खत्म, बात खत्म। इतना ज्यादा ज्ञानबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सर्विस है, कोई भी चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस है, एक्सेप्ट गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर बाकी कुछ भी चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? सर्विस है। ठीक है। स्टेट, स्टेट मीन्स अगर मैं उड़ीसा में हूं तो मेरे लिए स्टेट क्या रहेगा? स्टेट ऑफ उड़ीसा। अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूं तो स्टेट रहेगा छत्तीसगढ़। तो स्टेट का डेफिनेशन तुम्हारे स्टेट के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। सप्लायर, हु इज अ सप्लायर? The person who supply the service is known as supplier. This person who supply the goods is known as supplier. Supplier in relation to any goods or service or both shall mean a person supplying the said goods or service or both, and shall include an agent acting as on behalf of the supplier in relation to goods or service or both. जो इंसान गुड्स और सर्विस देगा वो बनेगा सप्लायर। अगर उसका एजेंट दे रहा है तब भी वो बनेगा सप्लायर। नेक्स्ट, टैक्स पीरियड। जितना टाइम का हम रिटर्न फाइलिंग करेंगे, मंथली कर रहे हैं तो 1 मंथ हमारे लिए टैक्स पीरियड हो गया, क्वार्टरली कर रहे हैं तो 3 महीने का पीरियड हमारे लिए टैक्स पीरियड हो गया। टैक्सेबल पर्सन, वो आदमी जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। जो आदमी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जिसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। बहुत सारे सप्लाईज के ऊपर एग्जेम्प्ट सप्लाई पड़े थे ना, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वैसे ही टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। टर्नओवर इन स्टेट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कोई काम का नहीं है। ठीक है, और सप्लायर का मतलब भी कोई काम का नहीं है, स्टेट का मतलब भी कोई काम का नहीं है, सर्विसेज का मतलब भी कोई काम का नहीं है। रिवर्स चार्ज पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। बस नीचे आ जाओ, अब जो तीनों डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तुम्हारा कितना टर्नओवर हुआ है। ठीक है, पूरे एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या था? स्टार्टिंग में पढ़े थे एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सभी जगह से मिलाकर टोटल जितना भी टर्नओवर हुआ है उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। टर्नओवर इन स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर तुम्हारा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना टर्नओवर हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस, या टर्नओवर इन स्टेट मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज and exempt supplies made within the state or union territory by a taxable person within the state or union territory by a export of goods or service or both, and inter supply state supplies of goods or service or both made from the state or union territory by the said taxable person but exclude central state and this। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, इतना ज्ञानबाजी जो करता है बुक, इससे अच्छा हम सिंपल भाषा में अगर बात करें, एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर तुम्हारा जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी। व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? बहुत सारा यूनियन टेरिटरी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अंडमान एंड निकोबार इज ए यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हिल्स, दामन एंड दीव, चंडीगढ़, अदर टेरिटरीज। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वाउचर, इनवॉइस, वाउचर, ये सारा डेफिनेशन हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो वाउचर का मतलब क्या हुआ? वाउचर का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक टैक्स इनवॉइस या एक इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे हम हमारे जो गुड्स एंड सप्लाई सर्विस का सप्लाई लेने या देने का काम करते हैं। मीन्स इंस्ट्रूमेंट
where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for supply of goods or service or both, and where the goods or service or both to be supplied or identities of their potential 12 of, नहीं ये सब कोई काम का नहीं है, मैं कट कर देता हूँ। is an obligation, रुको, means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for supply of goods or service or both। बस हो गया, इतना एक लाइन का डेफिनेशन है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पेपर नहीं होता इनवॉइस जैसे का, उसको बोलते हैं वाउचर। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं कंप्लीट होता है। हमने सारे डेफिनेशंस 54 डेफिनेशंस को कवर कर लिया है। मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में भी तुमको बता दिया है, कौन सा डेफिनेशंस तुमको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।